जावेद साहब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो जावेद साहब, मैं जिस तरह मैं मीर के बारे में आपको सुन के मायूस हो जाता हूँ, तो एजरा पाउंड के बारे में भी जब आप तारीफ करते हैं तो वो भी बड़ी मायूसी का बायस होती है। उर्दू वालों में एजरा पाउंड का तो हमारा तारुफ अख्तर जाफरी साहब की एक नज़्म है, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली थे। इस नज़म को पढ़ने के बाद जब पाउंड पे गुस्सा ज्यादा हो तो ये कहने का दिल चाहता है कि काश अख्तर हुसैन जाफरी अपने फन को भी एजरा पाउंड के साथ दफन कर देते। 2 सतरी नज़म है, उन्वान है इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो। और जब भी आप इमेजिज्म पे कोई भी किताब पढ़ेंगे उसमें बार बार आपको इस नज़म से पाला पड़ेगा। मेरे नजदीक ये नज़म खुराफात है। डिस्टॉर्शन जो है एक इनहेरेंट सब्सटेंस है लिटरेचर का। डिस्टॉर्ट किए बगैर कोई लीप नहीं ले सकता। जो आप तकरीब कर रहे हैं के बराबर की तामीर तो करें तो बात बने। मैं तो नहीं नसरी नज़म का कायल, मेरा ख्याल है ये भी कारी को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। मेरा ख्याल है उस पे भी पाउंड की परछाई। पाउंड का नसरी नज़म से क्या ताल्लुक? नसरी नज़म जो है फ्रेंच मूवमेंट है, पाउंड जो है वो मॉडर्निस्ट है। कोलरिज कहता है कि हमारी शायरी के 2 पहाड़, एक शेक्सपियर और एक मिल्टन। वो जो माउंटेन्स हैं वो इजरा पाउंड सर कर रहा है। अब आप टीले को पहाड़ बनाना आपकी मर्जी भाई, टीला नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही टीला है जैसे अब छोड़ें। ABC ऑफ रीडिंग जो है जदीद शायरी का नूरानी कायदा है। 3 पैराग्राफ कोहेरेंट नहीं लिख सकता जो आदमी दावा कर रहा है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम शायरी कैसे पढ़ो। बड़े जहन की कोहेरेंस जो है जर्नलिस्टिक नहीं होती। क्या उसको कहते हैं उजरे गुनाह बदतर रसगुल्ला। भी एजरा पाउंड से बसद एहतराम बोलेंगे कि जो आदमी ढंग की नसर नहीं लिख सकता उसको भी चाहिए कि वो कारी को किस तरह से पढ़ा जाए ना बताए, वो भी फिर शायरी लिखे। नहीं, आपको उसके ISBN नंबर से जो इख्तिलाफ नहीं है उससे भी है। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो गुफ्तगू है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, उसने एक 2 सतरी नज़म से जन्म लिया। उस गुफ्तगू ने हम बैठते हैं साथ में और हमारे साथ कई मरतबा मौका मिलता है हमें इस्तिफ़ादे के लिए। तो कौनैन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कौनैन जो हैं वो ख़ुद अंग्रेज़ी के शायर भी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं और पोइटिक्स पर, अंग्रेज़ी पोइट्री पर। और बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब भी जो है उर्दू और अंग्रेज़ी शायरी दोनों के बारे में बहुत वसीउल मुताला भी हैं और अपने कुछ ख़ास नज़रियात रखते हैं जो उन्होंने अपने मुताले से कशीद की हैं। तो ये जो 2 सतरी नज़म जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, एजरा पाउंड की जो नज़म है, इसके ऊपर एक दफ़ा एक डिस्कशन हुई और बहस कुछ इस तरह तश्कील पाई कि इस नज़म में कौनैन का कहना ये था कि एक बहुत बामानी इमेज है और उसने एक नया तर्ज इज़हार लोगों को मुतारिफ़ करवाया। जबकि बिलाल भाई का कहना ये था कि जो इमेजिज़म की तहरीक है, इसने जो शायरी के अंदर नया तलाज़मा पैदा करने के बजाय जो उसका इज़हार है उसको मज़ीद डिस्टॉर्ट कर दिया या उसको बहुत ज़्यादा शायराना नहीं रहने दिया, अगर मैं अपनी बात दुरुस्त अंदाज में मुहम्मिल कर दिया। तो हमने सोचा कि इस डिस्कशन को हम करते हैं क्योंकि एजरा पाउंड का तो हमारा तारुफ आप दोनों रात को पता है कि उर्दू वालों में अख्तर जाफरी साहब की जो अच्छा जिसे ये मोहम्मल कह रहे हैं वो बेसिकली सुपरबनेस है। वो तभी गुफ्तगू शुरू होगी। तो अख्तर जाफरी साहब की एक नज़्म है, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली थे। तो एजरा पाउंड के बारे में जैसे आपको बताया कि मेरी तो मालूमात और हम ऐसी है कि एक ज़माने में तो मैं उसको एजरा पाउंड पढ़ा करता था, तो हमें तो बहुत बाद में पता चला कि ये एजरा पाउंड है, मर्द हैं। तो बिलाल साहब, इमेजिज़म के बारे में क्या आपकी राय, यानी एजरा पाउंड की शायरी पर या इसके बारे में जो आपकी ये राय बनी कि जनाब ये कोई इसने मुहम्मिल बना दिया शेर को, तो इस बारे में कुछ आप पहले बयान फरमाएं। अच्छा, पहले तो मुझे लग रहा था कि आप पूरी नज़म पढ़ेंगे, हो सकता है आप बाद में पढ़ें वो अख्तर हुसैन जाफरी की नज़म। हाँ जी, एजरा पाउंड से मैं जिसे कहते हैं काफ़ी एजरा पाउंड के ख़िलाफ़ बायस्ड हूँ। और हाँ, मतलब मैंने जब भी, देखिए अंग्रेज़ी मेरी मादरी ज़बान नहीं है, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा है, जब भी पढ़ा है। ये आपकी मॉडर्न एनवी का नतीजा है जी, मॉडर्न पोइट्री एनवी का नतीजा है। हाँ, तो बिल्कुल। तो जब भी एजरा पाउंड या एजरा पाउंड की तहरीक से जो लोग मुतासिर हुए उनकी चीज़ें पढ़ने को मिली तो कभी भी समझ में नहीं आई, और बल्कि हर दफ़ा यही हुआ कि ये क्या है, ये शायरी के नाम पर ये क्या किया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये भी जब पता चला कि उर्दू अदब पे मौसूफ़ का बड़ा असर है और बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनके मानने वाले हैं, जैसे अभी आपने अख्तर हुसैन जाफरी जो कि ख़ुद एक आज़ाद नज़म का अहम नाम जिनको तसव्वुर किया जाता है, और उन्होंने नज़म जो लिखी अगर आप पूरी पढ़ के सुनाएं तो वो तो नज़म ऐसी है कि वो गालिब के बारे में लिखते, ये इकबाल के बारे में लिखते, जिस तरह से उन्होंने इख्तिताम किया है कि उसको पता नहीं क्या बना दिया। मैं नज़म पढ़ ही देता हूँ ताकि तो वो भी एक इक्विवेलेंट ग्रेड के बारे में ही है पाउंड के
बारे में जो नज़्म हाँ, है, तो पाउंड भी 20th सेंचुरी के मतलब स्टॉलवार्ट्स में आता है, पोएटिक स्टॉलवार्ट्स में। तो नहीं मैं नज़्म पढ़ हाँ देता हूँ ताकि फिर हाँ ये अपनी ज़ोरे बयान और बढ़ जाए हाँ ना। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं, इंतज़ारे बहार भी करते दामने चाक से अगर अपने, कोई पैमान फूल का होता आ तुझे तेरे सब्ज लफ्ज़ों में, दफन कर दें कि तेरे फन जैसी दहर में कोई नौबहार नहीं। हाँ जी, तो अब जाफरी साहब का एहतराम अपनी जगह, लेकिन इस नज़म को पढ़ने के बाद कभी-कभी जब पाउंड पे गुस्सा ज़्यादा होता है, तो ये कहने का दिल चाहता है कि काश अख्तर हुसैन जाफरी अपने फ़न को भी जो है वो एज़रा पाउंड के साथ दफ़न कर देते तो शायद उर्दू पे भी एहसान हो जाता। लेकिन ये माज़रत, नहीं, मतलब नहीं। मैं जाफरी साहब की बातचीतें अच्छी भी लगती हैं मुझे। हम्म, हाँ, तो वो जो जिस निज़्म पे बात आपने की है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, वो जब भी इमेजिज़्म पे बात होती है, तो उसी से बात शुरू होती है। हाँ, इमेजिस तहरीक जो शुरू हुई 20वीं सदी में, और उसमें कहा गया कि शायरी का एक बहुत बड़ा मसरफ़ और शायरी में हुस्न पैदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया, या शायद सबसे अहम ज़रिया, वो मानी से ज़्यादा तस्वीर कशी है। तस्वीर खींचना, या जो है वो कारी के ज़हन पर एक तस्वीर मुसल्लत करना। अच्छा, देखने में या सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है, हाँ जी, अगर शेर पढ़ के कोई खूबसूरत सी सीनरी आपके तख़य्युल में पैदा हो जाए, और या कोई ऐसी जिसे कहते हैं हैरत अंगेज़ कोई तस्वीर जो है वो शेर खींच दे, जो आपने इस दुनिया में नहीं देखी, तो फिर वो आपके तख़य्युल को और आपके ज़हन को जो है वो एक नई समत अता करेगा। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में जब आती है, और जो एक मशहूर ज़माना 2 सतरी नज़म जो एज़रा पाउंड की बहुत कोट होती है, और जब भी आप इमेजिज़्म पे बात करेंगे और इमेजिस तहरीक पे कोई भी किताब पढ़ेंगे, उसमें बार-बार आपको इस नज़म से पाला पड़ेगा। और मेरे नज़दीक ये नज़म जो है, ये खुराफात है, माज़रत के साथ। हाँ, है ये। तो ये 2 सतरी नज़म है, उन्वान है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। The apparition of these faces in the crowd, ये पहली सत्र है। The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bough। मजमे में बहुत सारे लोग उनको नजर आ रहे हैं मेट्रो के स्टेशन में, और उनको लग रहा है कि काली गीली शाख पे पत्तियां। तो मतलब ये कि तशबीह और इस्तारे के नाम पर आप कुछ भी ऑल फॉल कह दें, और उस पे मुस्तनद शायरी का ठप्पा लगा दिया जाएगा, और जो जदीद शायरी के मानने वाले हैं वो उस पे वाह वाह करेंगे। तो मेरा ख़्याल है ये शायरी का ज़वाल है। और अगर इस नज़म को एक प्रोटोटाइप नज़म तस्वुर कर लिया जाए एज़रा पाउंड की, हो सकता है एज़रा पाउंड ने और भी चीज़ें कही हों और कुछ इस तरह की चीज़ों से हट के भी कही हों, लेकिन अगर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एज़रा पाउंड की इस तरह की चीज़ है, तो वो मेरा ख़्याल है वो बड़ी मोहलिक साबित हुई है शायरी के हक़ में। और जब हम ये देखते हैं कि एज़रा पाउंड का असर सिर्फ़ अंग्रेज़ी ज़बान पे नहीं हुआ, बल्कि दीगर बहुत सारी ज़बानों, जिनमें हमारी अपनी ज़बान उर्दू भी शामिल है, तो फिर बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि बहुत ही बुरा इसका असर है। और मुझे लगता है कि आज जो हम नसरी नज़म के नाम पे, अभी नसरी नज़म पे भी एक पॉडकास्ट की है आपने, मैं तो नहीं नसरी नज़म का कायल, मेरा ख़्याल है ये भी क़ारी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। और नसरी नज़म का शायर जो है वो दूसरी नसरी नज़म के शायर के लिए अपनी नसरी नज़म लिखता है, क़ारी से इसका कोई वास्ता नहीं है। और अंजुमन बराए सताइश बाहिमी की बुनियाद पर जो है वो नसरी नज़म का कारखाना उर्दू में आबाद है, मेरी राय में। तो मेरा ख्याल है उस पे भी पाउंड की परछाई नसरी नज़म पर जो हाँ, और ये उर्दू में जो कुछ बहुत कुछ जो अभी बुरा हुआ, और अच्छा, बहसीत बुनियादी तौर पे पाउंड का शायरी का नसरी नज़म सवाल, से क्या ताल्लुक? पाउंड का नसरी नज़म से क्या ताल्लुक? फ्रेगमेंटेशन। प्राइमरीली हाँ, पाउंड का नसरी नज़म से क्या ताल्लुक है? नसरी नज़म जो है, प्रोज पोइट्री जो है, वो तो फ्रेंच मूवमेंट बॉडलेयर है, वगैरह से और आई वो है। अवांट गार्ड मूवमेंट हाँ, है, और पाउंड जो है वो मॉडर्निस्ट है। नहीं उसका अवांट गार्ड बेसिकली, उसका अवांट गार्ड से कोई मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा, कंट्रीब्यूशंस हैं, तो बेसिकली ये जो प्रोज पोइट्री की मूवमेंट है, इसका ताल्लुक जो है फ्रेंच सिंबलिज्म से है। तो लेकिन पहले तो उसमें आप ये इज़रा पाउंड से एसोसिएट ना करें। इज़रा अच्छा, पाउंड की तहरीक इमेजिज्म है। नहीं तो इमेजिज्म भी तो उसमें अप्लाई होती है ना, जो ये शोरा है वो इमेजिज्म। नहीं, वो हाँ, सिंबलिज्म है, और वो प्राइवेट सिंबलिज्म है। जहाँ आपको इख्तिलाफ होना चाहिए ना, वो आपको इख्तिलाफ प्राइवेट सिंबलिज्म से होना चाहिए। अच्छा, इमेजिज्म और प्राइवेट सिंबलिज्म की जो मूवमेंट है ना, हाँ, कि पर्सनल सिंबलिज्म और प्राइवेट सिंबलिज्म,
मतलब सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्ट से जो है मतलब बहुत पर्सनल लेवल पे डील करना और उन्हें एसोसिएट करना, मतलब पर्सनल इमेजिनेशन को, मतलब एक होता है, दो तरह के सिंबल होते हैं, एक हिस्टोरिकल सिंबल होता है और एक पर्सनल सिंबल होता है। तो वो हिस्टोरिकल सिंबल्स को जो है डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और पर्सनल सिंबल्स को जो है ज़्यादा जो है अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली ये फ़र्क है इन दोनों में। तो ठीक अब मैं है। अगर आप अपना मुकदमा बुनियादी हाँ, रख चुके हैं, मैंने रख दिया हाँ, बुनियादी, बुनियादी हाँ, बात कर दी और आपने। हम वैसे कुरैन साहब से एक तरह से समझने के हाँ, लिए अभी आए हैं। समझ ये नहीं हाँ, नहीं, ये मतलब हाँ, ये ये असल डायलेक्टिकल प्रोसेस है। हाँ, है, ये तो हाँ, यही है हाँ, तरीका। और असल में मैंने जैसे आपने कहा ना कि हम तो असल में दिलचस्पी ये पैदा हुई कि जब हम एक अपनी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, अपनी चाय पर बैठे हुए थे, तो ये बात गुफ्तगू हुई तो हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात ही हो सकती है। तो इस मतलब इस बहस का और एकेडमी में एकेडमिक्स का एक तरीका ये भी है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए उसके ऊपर इस तरह की एक डिस्कशन और इस तरह उसको एक बहस में लाकर भी हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। अब ये जो बात अभी तक बिलाल साहब ने की, तो आप कौन क्या समझते हैं कि इमेजिज्म के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो किन बुनियादों पे हाँ, करते हैं? ये है कि बिलाल साहब ने अभी तक इमेजिज्म डिफाइन नहीं किया है। मतलब उन्होंने उसको रद्द तो किया है कि मतलब इनकारी तो है वो हम्म इमेजिज्म को लेके वो स्केप्टिक तो हैं, हम्म बट उन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं किया मैं इमेजिज्म बेसिकली है क्या। मैंने डिफाइन किया ना, इमेज को मुसल्लत तारीख पे मुसल्लत नहीं, करना, बल्कि उसमें ये टाइप्स हैं। है जैसे एजरा पाउंड की जो एबीसी ऑफ रीडिंग है, उसमें वो खुद डिफाइन करता है तीन शायरी की तीन अहम जिहाद को, जिनमें से एक देखिए आवाज है, बेसिकली एक इमेज है। ईडियोग्राम और वोटेक्स जो है, मतलब दो काइंड ऑफ इमेजरीज जो हैं इजरा पाउंड ने बयान की हैं, एक वोटेक्स है और एक ईडियोग्राम है। ये जो स्टेशन ऑफ द मेट्रो वाली नज्म है, क्या आगाज इसका, अपरेजेंस ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, ये क्विंटेसेंशियल ईडियोग्राम है। यानी कि दो ऐसे जो है मनाजिर कह लें, दो विजुअल्स कह लें जो अपने आप में इंडिफरेंट हों और वो पर्सनली कोई मीनिंग ना रखते हो, मतलब अपने आप में कोई मीनिंग ना रखते हो, और उनको आप लाइक यू हैव टू जक्सटापोज देम और उस जक्सटापोजिशन से एक मीनिंग जो है इवॉल्व करे, उसे ईडियोग्राम कहते हैं। तो ये ईडियोग्राम है। क्या मीनिंग जनरेट हुआ? जैसे अभी हम जिस नशिस्त का हवाला दे रहे हैं आसिफ साहब, तो उसमें मैंने कहा था तो फिर ऐसी कोई तजवीज़ दे देते कि मजमे में जो लोग हैं वो कोयले की कान के ना तराशीदा हीरे। मतलब पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो, इससे क्या तशबीह का क्या तुक है? मजमे में लोगों के चेहरे पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो, उसमें क्या हुस्न है, क्या खूबी है कि उस पर इतनी दादो तहसीन के जो डोंगरे बरसाए जा रहे होते हैं? तो मुझे तो ये फ्रॉड लगता है माजरत के। अब पहले मैं इजरा पाउंड की एक नज़म सुना देता हूँ, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। उसकी मुख्तसर सी अगैन उसकी मुख्तसर सी नज़म, एन ऑब्जेक्ट दिस थिंग दैट हैथ अ कोड एंड नॉट अ कोर हैथ सेट अक्वेंटेंस वेयर माइट बी अफेक्शंस एंड नथिंग डिस्टर्बेथ हिज रिफ्लेक्शंस एंड नथिंग नाउ डिस्टर्बेथ हिज रिफ्लेक्शंस। तो ये उसका जो है नज़म है। तो ऑब्जेक्ट जो है इटसेल्फ जो है अपनी कोई डेफिनेशन नहीं रखता, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये उसके नज्म लिए आप थोड़ा नज्म को डिफाइन ही कर रहे हैं ना ये, उर्दू में भी थोड़ा सा, ताकि लोग सुनने वालों के लिए। This thing that had a code and not a core had set acquaintance where might be affections and nothing now disturbeth his reflections. तो इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट जो है इटसेल्फ डिफाइन नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट शय। कैन नॉट बी, हाँ शय जो है इन इटसेल्फ डिफाइन नहीं हो सकती। सो डू पोइजी, मतलब पोइजी जो है उसको भी सर्टेन जो है टूल्स चाहिए अपने आप में डिफाइन होने के लिए, डिवाइसेस चाहिए, जक्सटापोजिशंस चाहिए, साउंड्स चाहिए, ओनोमेटोपिया चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिवाइसेस होती हैं वो चाहिए। तो आप डिवाइसेस के बगैर किसी भी पोइजी को डिफाइन नहीं कर सकते। पोइजी इटसेल्फ डिफाइन नहीं हो सकती जब तक उसमें जो है आप सर्टेन सॉर्ट ऑफ इमेजिनिंग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, इमेजिनिंग का क्या एक्सपेंस हो सकता है आप उस पर बात कर सकते हैं, तो उस पर आप बात करें कि इमेजिनिंग का क्या एक्सपेंस, आप मतलब चाह रहे हैं कि इमेजिनिंग जो है, पोइटिक इमेजिनिंग जो है उसका कोई खास एक्सपेंस होना चाहिए, वो एक लोकेल में रहे और वहाँ डिफाइन हो जाए, या उसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं। पॉसिबिलिटीज में कोई लॉजिक तो हो, कोई सरपैर तो हो। अच्छा, हम कोई थोड़ा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दौर में कही गई नज्म है और इसके पीछे क्या, खुद एजरा के जहन में क्या होगा जब ये बात होगी? गालिबन ये 1910-1911 की नज़्म है। और वो क्या, वो मेट्रो स्टेशन का एक तो एक, अगर हम ऐसे इसको सोचें तो वो एक शहरी जिंदगी के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि क्योंकि मेट्रो स्टेशन तो जो है वो शहरी जिंदगी की एक वो है ना, कि वो उस शहरी जिंदगी में जो फर्द है, जो इंसान है, उसको एक अलामत के तौर पे वो बयान कर रहे हैं। अच्छा, वो मूवमेंट की जो ट्रांजिएंस है, मॉडर्न लाइफ की जो मूवमेंट है, उसकी ट्रांजिएंस को डिफाइन कर रहे हैं कि पेटल जो है ना वेट ब्लैक बाउ के, वो वुड जो है, पेटल जो है ना वेट ब्लैक बाउ, शाख जो है वो मतलब कितनी फेसिंग है, कितनी रैपिडली फेसिंग है, कि ये जो यहाँ पे जो अपरेजेंस ऑफ दिस फेसेस इन द क्राउड है कि आप ये डिफाइन नहीं हो सकते, लाइक इनको डिफाइन इन द सेंस कि ये रिकग्नाइजेबल नहीं है, ये अपने आप में इतने वेग हो चुके हैं, ऑब्सक्योर हो चुके हैं, और ये लाइक इतने क्राउडेड हैं, इतने डेंस हैं कि अब आप इनको डिसाइफर नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनके दरमियान जो है लाइक कोई डिस्टिंक्शन नहीं पाई जाती। तो ये वो है। अब इसको आप समझे ना, मतलब आप चाह रहे हैं कि इमेज
क्या हो, मतलब खाली जो है उसमें म्यूजिकलिटी होनी चाहिए। म्यूजिकलिटी तो बहुत बड़ा अंसर है शायरी अच्छा, का मेरे इसमें नज़दीक। इनेट म्यूजिक नहीं मौजूद है, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, हाँ, मतलब इसकी लेकिन आवाज अगर आप देखें। नहीं, लेकिन वो पूरे उससे हम देखेंगे ना। अच्छा, पेटल्स तो फूल की पत्ती, सही है। अब जो जदीद शहर का जो क्राउड है, उसको जो जिस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वो मजमे में रहते हुए भी तन्हा है और जिंदगी बेमकसद हो गई है, गो के चहल पहल बहुत है मगर सब्सटेंस नहीं है। तो इस नज़म में तो कुछ भी नहीं है। पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो, आप जिसको कह रहे हैं कि वो डिसाइफर नहीं होते, मुझे तो लग रहा है तो बड़ी हसीन तस्वीर खींचने की नाकाम कोशिश की गई है। एक शाख है और वेट भी है, वेट यानी कि उसमें से पानी के कतरे अच्छा, भी इसमें टपक ये ताज़ा रहे है है। हैं, कि द थिंग इज कि ताज़ा है और एलियनेशन उसमें की बात कर रहे हैं, वेट। पत्तियां लगी हुई हैं। तो उसका इससे क्या ताल्लुक जो ऊपर है, मतलब। देखें, हाँ, एलियनेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काफ्का की तरह बयान होगी। एलियनेशन में इरोज हो सकता है, मतलब उसमें निशात या आहंग हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ्का या कामू या पेसोआ या बर्टोल्ट ब्रेख्त की तरह ही हमेशा बयान होगी। मतलब उनका जो एक सॉर्डेडनेस का जो कोर्स है, ज़रूरी नहीं है उस तरह होगी, उसमें एक इरोज भी हो सकता है। और इज़रा पाउंड के हमें जो है जहाँ जहाँ एलियनेशन नज़र आती है, वहाँ एट द सेम टाइम इरोज भी है। वो मतलब मैरिमेंट एंड डेस्पेयर गोज हैंड इन हैंड इज़रा पाउंड के यहाँ। तो इमेजिज्म को थोड़ा सा अगर आप एक तो उन्होंने इमेजिज्म के बारे में आप भी तो थोड़ा डिफाइन करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद इमेजिज्म की जो तहरीक है वो क्या थी और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और क्या किन मुहर्रिकात से इसने जन्म लिया और इन लोगों के का पर्सपेक्टिव क्या है पोइट्री के बारे में, ये थोड़ा सा ये भी बताएं। देखें, ये ग्रुप ऑफ सर्टेन पीपल था जिसमें कुछ पोइट्स थे। इज़रा पाउंड ज़ाहिर है कि इनको लीड करता था, जिसमें हेमिंगवे भी शामिल है। हेमिंगवे ऑल्दो नॉवेलिस्ट है। हिल्डा डूलिटल हैं और विलियम कार्लोस विलियम्स, और बाद में वॉलेस स्टीवंस भी आ गए। और टी.एस. इलियट भी इनसे जुड़ा रहता था, गो कि वो अपना काम अलग कर रहा था। टी.एस. इलियट अपने आप में ज़ाहिर है कि एक वो मोहिकन है, या क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन कहा जाता है उसको, वो तो अपनी जगह है। तो पाउंड का ये है कि ये आगाज़ का बुनियादी तौर पे, मतलब वो आप उसकी तारीफ करने लगे तो मैं रुक गया। और इमेजिज्म की तहरीक जो है बेसिकली हिल्डा डू लिटिल से जो है स्टेम करती है। वो एक नज़्म लेकर आई थी, वो लोग अपने कॉफ़ी हाउस में कैफ़े में बैठते थे, जहाँ उसने एक नज़्म पढ़ी तो पाउंड ने कहा कि इट्स एन इमेजिज्म। लाइक ये क्या है ये, मतलब उसने हिल्डा डू लिटिल सेड कि मैं समझ नहीं पाई तुम्हारी बात। तो उसने कहा कि भाई ये एक इमेजिज्म है और ये पूरी मूवमेंट यहाँ से उगर हो सकती है। और वहाँ से उसका इमेजिज्म का आगाज़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो रीज़निंग नहीं थी या वो रैशनल उसके पास नहीं होगा हिल्डा डूलिटल के पास। उसके पास एक मतलब क्रिएटिव सब्जेक्टिविटी थी। पाउंड बीइंग अ क्रिटिक एज़ वेल एज़, मतलब वो एक स्टॉलवर्ट तो था। तो वहाँ से उसने जो है उसको, उस स्टेम को, उस रूट को जो बहुत रूडेस्ट था, उसको कॉन्क्रीट बनाया। और वहाँ से ये पूरी मूवमेंट जो है बाय द टाइम जो है इवॉल्व करती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बोला था आपकी इजाज़त से एक और चीज़ पूछना चाह रहा था थोड़ा अपने आप को रिलेट करने के लिए। हमारे यहाँ जब बहस शुरू हुई इस चीज़ की, शायरी में जदीदियत की बहस शुरू हुई, तो एक मसला ये आया कि देखें जो गज़ल या हमारी जो क्लासिकी असनाफ थी, उनके कुछ तयशदा तलाज़ुम और वो उसकी एक अपनी शेरियात है, पोएटिक्स है, उसकी अपनी एक ज़ुबान है जो उसी में वो रहती है, ठीक है? उसके अपने ख़ास अलामतें, तशबीहात, इस्तारे सब कुछ हैं। तो क्या अंग्रेज़ी में भी ये ख़्याल पैदा हुआ था कि जो उनकी क्लासिक है, क्या उसमें जो तलाज़ुमे का तसव्वुर अव्वल तो क्या बताइए है या नहीं है, इस्तारे तशबीह का क्या तसव्वुर है अंग्रेज़ी में, जो हमारे यहाँ है जिस तरह? और क्या इमेजिज़्म की तहरीक ने इससे जन्म लिया कि भई अब कोई नया, हम बदलते दौर के साथ, इंसान की बदलती ज़िंदगी के साथ, वो जो शेक्सपियर, मिल्टन के ज़माने की जो शायरी क्लासिकी उस ज़माने अंग्रेज़ी के जो मीरो गालिब या वो लोग हैं, उनसे हटकर कोई नई ज़ुबान या शेरियात बनाई जाए, तो क्या ये भी कोई मुहर्रिक था इसके पीछे? हाँ, प्राइमरीली उनकी ज़बान का जो लिटरेचर है, यानी इंग्लिश लिटरेचर जो है, वो माइथोलॉजी पे बेस करता है। ग्रीक माइथोलॉजी जो है, और बाद में मतलब दीगर माइथोलॉजीज़ जो हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बेस करता है। तो माइथोलॉजीज़ में ज़ाहिर है कि सर्टेन सिंबल्स हैं, सर्टेन जो हैं कैरेक्टर्स हैं, उनके हीरोज़ हैं, और हर हीरो की अपनी एक ओरिएंटेशन है। लाइक अपनी एक डेफिनेशन है, वो अपने आप में डिफ़ाइन होता है, और वो एक लाइक लिविंग सिलुएट बन जाता है जब वो, सिंबल है किसी हाँ, चीज़ का। लिटरेरी पैराडाइम में आता है। तो वो तो उसने सारे अप्लाई किए हैं। लाइक उसने ग्रीक गॉड्स को भी कहीं-कहीं इस्तेमाल किया है। फिर वो जाता है चाइनीज़ माइथोलॉजी की तरफ, और वहाँ जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। और उस एक्सप्लोरेशन के ज़रिए में मतलब वो कहता है कि भई ये एक ऑलरेडी हैपेंड चीज़ है पास्ट में, जो कि इमेजिज़्म है, जो कि हाइकू की शक्ल में मौजूद होती है चाइनीज़ ट्रेडिशन में। वो वहाँ से उसको जो एक्सकवेट करके, एक्सट्रैक्ट करके, उसको बिल्कुल एक मॉडर्न पैराडाइम में लेकर आके उसे जो है लाइक इंटीग्रेट करना, उसे मॉडर्न लाइफ के हिसाब से इंटीग्रेट करना, और ज़ाहिर है कि उसमें जो है मॉडर्न सेंसिबिलिटी को जो है शामिल करना।
तो ये है। अच्छा, आप अब इसमें जैसे ये है कि अभी सवाल आपसे भी है कि देखें, ज़िंदगी तो तब्दील हुई ना हर जगह, तो अब नई ज़िंदगी को जब डिफ़ाइन होगा, अब मसलन मेट्रो स्टेशन पर जो ये बिखरे हुए लोग हैं या जो शहरी ज़िंदगी के मसाइल हैं, घर तब्दील हो गए, हमारा लिविंग का जो स्टाइल सब तब्दील हो गया, तो अब नए लफ्ज़ भी आएँगे, नए एक्सप्रेशंस भी आएँगे, तो बिल्कुल उसको आएँगे। उसको किस तरीके से फिर हम नहीं तो वो फिर रिलेटेबल तो हों, वो फिर ऐसी बात आप करें कि बस आपके गिरोह के अलावा कोई ना समझ सके। और फिर एक मेरा ख़्याल है एक आर्टिफ़िशियल तरीके से एक कल्ट बनाया जाए, जैसे कि नसरी नज़म का एक कल्ट उर्दू में बनाया जा रहा है, कल्ट जो बहुत कि वैसे हैं हार्श मैं वर्ड और उसमें फिर वही बात के मसनूई तरीके से उसमें हवा हवा भरी जाए, मेरा ख्याल है। अच्छा, पाउंड जैसे ये कह रहे हैं बहुत बड़ा नाम है, ऐसा नहीं है। पाउंड को बड़ी अपोजिशन भी, एक तो हमारी उर्दू में भी तरक्की पसंद तहरीक या जो इंग्लिश में जो ट्रेडिशनलिस्ट है उन्होंने पाउंड को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास अभी हेरल्ड ब्लूम की एक किताब पढ़ी है, मैं चाहूँगा कि आप इख्तिताम में मुझे इजाज़त दें हाँ, नहीं कि मैं बिल्कुल, उसका इजाज़त है। आखिर में मैं अपनी तो उसने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ब्लूम के बारे में। इसी तरह जो है वो और लोगों ने भी। हाँ, तो बात क्या हो रही थी? हाँ, उर्दू के तरक्की पसंदों का एक बड़ा मसला था कि चूँकि इस पे बात अभी नहीं हुई कि पाउंड जंग अज़ीम दोम के ज़माने में इटली में थे और वहाँ उन्होंने मुसोलिनी की हुकूमत के दिफा में जो है वो रेडियो पे तकारीर की और उसके बाद इस बुनियाद पर पाउंड पे मुकदमा भी चला और फिर उनको मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया गया इंडिया में और काफ़ी साल 10-12 साल वो एक आप कह लें ऐसे पागल खाने में उनको बंद रखा गया और फिर जो है एक वहाँ के बड़े-बड़े मशाहिर ने तहरीक चलाई पाउंड की रिहाई के लिए, जिसमें हेमिंग्वे भी हैं, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी, हालाँकि फ्रॉस्ट की पाउंड से एक तरह से मुखालफत है। हाँ, मतलब वो अदबी मंज़रनामे पे बिल्कुल दूसरे मकाम पे खड़े। और फिर बिलाखिर इस तहरीक के नतीजे में पाउंड को रिहा किया गया, उसके बाद फिर पाउंड इटली चले गए। अब चूँकि हमारे जो तरक्की पसंद दोस्त हैं या लोग हैं, उनको हिटलर और मुसोलिनी के तो मज़ालिम नज़र आते हैं, लेकिन जोसेफ स्टालिन फ़रिश्ता है उनके नज़दीक, इसलिए कि वो मार्क्स की माला जपता था, तो वहाँ पे वो आँखें बंद कर लेते हैं। और बड़े-बड़े इंसानी हकूक़ के चैंपियंस हैं, अगर आप उनकी फ़ेसबुक वगैरह पे इस पे जाएँ तो एक तस्वीर आपको मिलेगी, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन और स्टालिन सब एक तरफ देख रहे हैं। तो वो उनके नज़दीक स्टालिन। सुना है कि हमारे क्या नाम है, एक अली सरदार जाफ़री ने स्टालिन की तारीफ़ों में नज़में लिखी हैं। तो उनके लिए जो एज़रा पाउंड जो आप कह लें कि सदावारे तानो तशनी है, वो इस वजह से है कि वो फ़िस्तायत का हामी था। और इस वजह से वो इलियट को भी इसी में, अगर आप रोशनाई का पढ़ें सैयद सज्जाद ज़हीर की, तो उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम अदीब जो थे वो तरक्की पसंद थे जंग अज़ीम में, तमाम बड़े, बस एलियट और पाउंड ये 2 लोग थे जो इस्तेमार के हामी थे। तो एक तो ये भी एक पाउंड की मुखालिफत यहाँ से होती है। लेकिन मैं जिस वजह से पाउंड का मुखालिफ या जिस वजह से मुझे पाउंड से आप कह लें चिढ़ है या इनाद है, वो ये है कि ये इमेजिज़्म क्या है? मतलब अगर आपने कुछ नया करना ही था, नया तो हर दौर में होता है। गज़ल कही जा रही थी, हसरत जिगर और सब गज़ल कह रहे थे, फिर नासिर काज़मी आता है एक आदमी उर्दू में और वो ऐसी ही गज़ल कहता है कि मतलब गज़ल का मंज़रनामा बदल जाता है और वो गज़ल ऐसी है कि अभी तक तरोताज़ा है और अभी तक हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे दिल नासिर काज़मी के साथ धड़कते हैं। तो तब्दीली जो आप कर रहे हैं, जो नयापन आप लाना चाह रहे हैं, वो मानी ख़ेज़ तो हो, या वो आप उसको ऐसा दक़ीक़ बनाकर और उसको ऐसी मतलब कोई आसमानी चीज़ बनाकर पेश करें कि ये इमेजिज़्म है और फिर चीनी शायरी को अंग्रेज़ी में लाना, ये तो पल्ले दर्जे की हिमाकत है। मतलब चीनी ज़बान, अब ये जो एबीसी ऑफ रीडिंग है जिसमें इस पे भी अगर मैं चाहूँगा बात करें, इसमें वो ये बता रहे हैं कि चीन ने जो ज़बरदस्त इमेजिज़्म, और फिर उन्होंने कहा कि चीन के जो हरूफ हैं जिस पे लिखी जाती है वो सौती नहीं होते बल्कि वो तस्वीरी होते हैं। तो भाई उस ज़बान की बुनत ही ऐसी है, उसकी पूरी रिवायत ही ऐसी है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ बड़ी ज़बरदस्त शायरी हुई और आप उसको मतलब लातीनी या यूनानी की चीज़ें अगर आप अंग्रेज़ी में लाना चाहें तो वो एक ही रिवायत का हिस्सा है। तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन चीन से आप ऐसे जो है वो मुतासिर हुए कि वो आप अच्छा ठीक है, आपने तजुर्बा किया लेकिन वो नाकाम तजुर्बा था।
लेकिन उस नाकाम तजुर्बे पे जो आपको एक कल्ट बन गया आपका, और उसने आपको जो है वो खुदा बना दिया, और वो कल्ट फिर थोड़ा सा उर्दू में भी आ गया। अब बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े हम उनकी चीज़ें सुनते रहते हैं। अख्तर उस्मान साहब, उनका एक इंटरव्यू अभी हाल में था, गालिबन इदारा अदब वाकई इदारा अख्तर उस्मान, नहीं, वो जो यूट्यूब पे जो चैनल है, जो जिस पे सियाल साहब, क्या आबिद नाम सियाल है, साहब। आबिद सियाल साहब जो करते हैं, उसमें एक इंटरव्यू में अक्सर व बेशतर अख्तर उस्मान ने कहा कि मैं अपनी जो तन्हाई है वो 4 लोगों के साथ बसर करता हूँ, यानी कि उनको मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो उनमें से एक नाम पाउंड का था। तो तनाई तो ना हुई ना। है मतलब एक अच्छा, तो अब मेरे जब कोई दूसरा नहीं होता। वो हाँ, आपने जो अभी तक गुफ्तगू हाँ। की, अगर आप अपना पॉइंट कर चुके हैं तो फिर हाँ। सही। अच्छा, दूसरी बात, फिर एक तरफ तो रिवायत के बड़े अलंबरदार हैं, मतलब अगर आप एबीसी ऑफ रीडिंग देखें तो वो होमर चल रहा है, वर्जिल चल रहा है, और जी यूनानियों को पढ़ें, और जो है वो लातीनी शोरा को पढ़ें, क्लासिक्स को पढ़ें। और फिर जो अंग्रेज़ी का एक बहुत बड़ा क्लासिक शायर जब आता है, तो उसके लिए ऐसे जुमले जो कि मतलब इस दौर से पहले, एलियट और पाउंड से पहले, जो आप कह लें मुत्तफ़क़ अलैह शायर था अंग्रेज़ी ज़बान का, यानी कि जिस पे रोमांटिक्स ने भी एतराज़ नहीं किया था, वो है मिल्टन। और मिल्टन के उसमें खुद बारे कहा है में ना इज़रा हैं? पाउंड ने, क्या सेंस ऑफ नो लिविंग विदाउट अ हेलो ऑफ सिविलाइजेशन। नहीं भाई, अब आप पॉइंट नोट करते जाएं, हाँ, क्योंकि अब गुफ्तगू अच्छा, को अब मिल्टन वो शायर है जो हम उर्दू बोलने वाले जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, तो जो शायर सबसे पहले, मतलब मैं अगर अपना तजुर्बा बताऊं, जो अपील आपको करते हैं ज़्यादा मेहनत किए बगैर, उनमें एक मिल्टन है। तो ये तो और इससे पहले जो रोमांटिक्स है, जिन्होंने एक तरह से अपनी पिछली शायरी मुस्तरद की थी ऑगस्टन एज की, उसमें अगर आप कोलरिज को पढ़ें, तो कोलरिज जो है वो कहता है कि हमारी शायरी के 2 पहाड़ हैं, एक शेक्सपियर और एक मिल्टन। उनमें से जो एक पहाड़ है, उसकी बात यह है कि वो जो चीज़ बयान करता है, खुद उसमें ढल जाता है। ये उसने शेक्सपियर के बारे में कहा। और दूसरा पहाड़ जो है, वो जो चीज़ बयान करता है उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। तो उसको उसने मिल्टन कहा। तो ये मतलब मिल्टन की हैसियत जो थी, ये इस सदी से पहले ये चैलेंज नहीं हुई थी। लेकिन ये पाउंड और एलियट, और ये इनको मैं पार्टनर्स इन हाँ, क्राइम। इसी तरह जॉन एशबरी ने जो है पाउंड के बारे में कहा कि हमारी मॉडर्न पोइट्री का एक ही ओडेसियस है, उसका नाम इज़रा पाउंड है। जो बात ये कह रहे हैं ना अभी, नहीं तो अब कि आप 2 ही पहाड़ हैं और 2 हाँ, माउंटेन्स, और अब आप उसे वो जो माउंटेन्स हैं वो हाँ। इज़रा पाउंड जो है वो सर कर रहा है। अब आप टीले को पहाड़ बनाना आपकी नहीं, ये मर्जी वो भाई। टीला नहीं है, वो हैं? फिर वो टीला जो है उस पे फिर लैडर भी लग सकती वो है, जिसकी आप बात कर वो रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही टीला है, जैसे अब छोड़ें, जैसे मैंने हाँ, मैं समझ गया। जावेद साहब के हवाले से भाई वो हमारी अख्तर जो बड़ी उस्मान का टीला थोड़ी है, हैं? वो इज़रा पाउंड का टीला है। हाँ, वो टीला है। वो मेरी राय में। अच्छा, मैं मिल्टन के बारे में, बस ये हैरान में एबीसी ऑफ रीडिंग है। अच्छा, इसके इन्होंने दिबाचे में लिखा है कि मैं बहुत तफसील से ये लिखूंगा, और शुरुआत तो बहुत मबसूत लिखूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए, और बहुत ही बुरी नसर है। तो अब, और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि जो आदमी ढंग की शायरी नहीं कर सकता, उसे शायरी पे बात करने का कोई हक नहीं। इस किस्म के भी जुमले लिखे हैं। तो फिर हम भी एज़रा पाउंड से बसद एहतराम बोलेंगे कि जो आदमी ढंग की नसर नहीं लिख सकता, जो 3 पैराग्राफ रवा नहीं लिख सकता, उसको भी चाहिए कि वो कारी को जो है वो किस तरह से पढ़ा जाए ना बताए, वो भी फिर शायरी लिखे। अच्छा जी, ये है सफ़ा नंबर 103। शेक्सपियर की तारीफ की है। शेक्सपियर वॉज फेंसीफुल, ही वॉज अ टेक्निकल मास्टर। द ग्रॉस एंड अटर स्टूपिडिटी and obtuseness of Milton was never more apparent in his supercilious reference to Woodnote's Wild. इससे पहले भी एक जगह लिखा है कि शेक्सपियर बहुत ज़बरदस्त था, और मिल्टन जो था वो उससे बहुत ही निचले दर्जे का शायर था। दूसरी तरफ हमारे एलियट साहब हैं, उन्होंने आज इनके एंगर को देखने के लिए बैठे हैं। दूसरी तरफ टीएस एलियट हैं, जिन्होंने कहा कि मिल्टन ने जो है वो क्या कहते हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया अंग्रेज़ी शायरी को। तो फिर अब तुम ही कहो कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए, यही जवाब में कहा जा सकता है। तो हाँ, फिर अब आपको कुछ कहना हो तो आप बताएं। नहीं, आपको उसके ISBN नंबर से तो इख्तिलाफ नहीं है, हैं? या उससे भी है हैं? कि इसका नंबर नहीं, इसका अच्छा, ISBN मैं बहुत, हमारा एहतराम है जावेद साहब का। जावेद साहब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो जावेद साहब, मैं जिस तरह मैं मीर के बारे में आपको सुन के मायूस हो जाता हूँ, तो एज़रा पाउंड के बारे में भी जब आप तारीफ करते हैं तो वो भी बड़ी मायूसी का बायस होती है। हाँ, ये मतलब ये जदीद शायरी का नूरानी कायदा है। हैं?
ये एबीसी ऑफ हाँ हाँ, एबीसी ऑफ हाँ, रीडिंग जो है जदीद हाँ, शायरी भाई का। वो तो उन्होंने टीले और हाँ, पता नहीं कहाँ कुछ हाँ, कल्ट और नहीं बहुत नहीं कुछ बुनियाद के एतबार हाँ से बात कर हाँ, रहा हूँ, मतलब वो उसको हाँ बिल्कुल बुनियाद। हाँ, नहीं, अब वो जो बातें उन्होंने की हैं उस हाँ, पर भी तो आए ना। नहीं उस पर मैंने कहा ना कि वो टीले के मुतालिक जो उसने कहा, एशबरी ने कहा कि ये हमारी शायरी का जो है एक ही जो है ओडेसियस है, और वो है सी फैरर दी इजरा पाउंड दी सी फैरर। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इनका अख्तिलाफ क्या था मैं समझ नहीं पाया अब तक, अख्तिलाफ क्या है मेरा इनका सिवाय इख्तिलाफ इसके ये कि था इनको कि इजरा पाउंड उन्होंने पसंद नहीं है। क्लासिक का बड़ा दम भरा, अच्छा हाँ, लेकिन जी उसमें सही फिर सही। उन्होंने सेलेक्टिव किया। मिल्टन से उसका हाँ, बुनियादी अख्तिलाफ ये है कि हाँ, मिल्टन ने जो हाँ, है इंग्लिश रिदम को जो है पल्वराइज किया है, बाय पल्वराइज इन द सेंस कि उसने जो है हल लैटिन चला रिदम को जो है, हम्म, क्या फरमाया आपने? हल चला दिया, हल चला दिया। हाँ तबाह कर उसको दिया। मतलब काइंड ऑफ ओवरऑल इस तरह कर दिया कि उसने लैटिन रिदम को जो है उसमें अप्लाई किया, और इंग्लिश वर्ड्स का जो ओरिजिनल रिदम था वो उससे जो है मानूस नहीं था और फेमिलियर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा जैसे फार फेच्ड महसूस हुआ। उसके बरक्स उसके कॉन्ट्ररी ऑसर ने जो है इस बात का बहुत ख्याल रखा है, और बस ये बुनियादी फ़र्क है, बुनियादी अख्तिलाफ़ जो इजरा पाउंड को बिल्टन से है वो इतना ऐसा ही है। और हाँ एट टाइम्स वो ओवर राउट है, उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सुपरफ्लुअस है, बहुत पोम्पुअस है, और क्योंकि इजरा पाउंड जो है वो कहता है कि भाई डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ये जो वेगनेस है या तो ये प्रॉम्प्ट हो, अदरवाइज इसमें क्लैरिटी और विविडनेस होनी चाहिए, वरना वो जो शायर है उसकी इमेजिनिंग और उसका क्राफ्ट जो है वो कमज़ोर है। और कोई बात जो बाकी तो मेरे ख्याल ज़्यादातर जो बिलाल साहब की तनकीद है, अब ज़ाहिर है नसर का उन्होंने कहा तो नसर तो अब नहीं नसर के बारे में इन्होंने क्या कहा कि इसको 3 लाइनें लिखनी नहीं आती 3 हैं। पैराग्राफ जो है वो कोहेरेंट नहीं लिख सकता जो आदमी, हम्म। वो दावा कर रहा है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम शायरी कैसे पढ़ो। तो भाई है, और फिर बड़े दावे जहन ऐसे की कोहेरेंस जो है वो जर्नलिस्टिक नहीं होती, क्या उसमें एक जर्नलिस्टिक हाँ, कोहेरेंस जो है मतलब वो एक जर्नलिस्टिक लिनियरिटी हो हाँ, उसमें। इसको कहते हैं उजरे गुना बदतर रसगुल्ला। खैर आप ऐसा ही है ना कि आप बैकेट की मतलब हाँ, बैकेट का आप वो फिर मर्फी पढ़ लें, फिर आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ आ जाएं, आप यूलिसिस की तरफ चले जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है उस लेक्सिकन को जो है तो ये सब जबान को तोड़ा गया ना, ये सारी तकरीबी कार्रवाइयां हैं जो जबान देखें। में हुई, आप शायरी जिसको में जो पाउंड है ने की, ड्रामे में बैकेट जिस ने कैनन की, से देख नॉवेल रहे हैं, में नहीं वेट जॉयस आप ने की। जिसको जिस कैनन से देख रहे हैं वो हाँ, सिर्फ तोड़ना नहीं है, एट द सेम टाइम लैंग्वेज इवॉल्व भी हो रही है। लैंग्वेज कोई महज जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको तोड़ दिया ब्रेक कर दिया, उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, ह्यूमन इमेजिनेशन जो है वो थ्रू आउट उसमें इवॉल्व मतलब इन्वॉल्व होती है, तो वो ह्यूमन इमेजिनेशन जो है वो बाय द टाइम ग्रो कर रही है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो उसको लैंग्वेज को ब्रेक कर दिया? भाई लैंग्वेज को ब्रेक कर दिया, लैंग्वेज होती ही डिसफिगर्ड होके मीनिंग जो है वो मतलब प्रोड्यूस होता है, विदाउट डिसफिगरेशन मीनिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो मुझे वैसे एक बड़ा बुनियादी एतराज़ जो समझ में आया, यानी इनका जो कंसर्न है या जो इनकी समझ लीजिए कि इस बारे में जो इनकी नापसंदगी की वजह जो मुझे समझ में आई आप लोगों की अभी तक की गुफ्तगू से, कि बिलाल साहब का एतराज़ ये है कि ज़बान का स्ट्रक्चर जो है उसको डिफ़ॉर्म नहीं करना चाहिए, उसको मस्ख़ नहीं करना चाहिए। तो क्या ये एतराज़ कि इन लोगों ने वाक़तन मस्ख़ किया या इसको डिस्टॉर्ट किया, ये बात दुरुस्त भी है? आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इन लोगों ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, इमेजिनिज़्म वालों की हम अगर पर्टिकुलरली बात करें? देखिए मैं कहूँगा कि इन्होंने कुछ अनयूजुअल जक्सटापोजिशंस के थ्रू जो है कुछ नए सिंबल्स मुतारिफ़ कराए, इंट्रोड्यूस कराए, इनोवेशन लेकर आए, कुछ ऐसी आवाज़ें जो पहले से मौजूद नहीं थी, मतलब वो साउंड्स जो हमें शेक्सपियर के नहीं मिलती हैं, या इवन वो साउंड्स जो मुझे जो है शैले के रोमांटिक्स के हैं या लेट रोमांटिक्स के नज़र नहीं आती हैं, जो इवन ब्राउनिंग जैसे जो है मोहिकन के नहीं हैं, वो इस इमेजिज़्म की मूवमेंट के ज़रिए जो है मतलब वो साउंड्स का गलोर जो है हमने जो है विटनेस किया है। तो वो कैसे हुआ? वो फॉर्म को मियर इमिटेशन ऑफ द फॉर्म लिटरेचर नहीं है कि आप फॉर्म को अबाइड करते जाएँ। मतलब लिटरेचर प्रोड्यूस ही एक ट्रायम्फेंट स्टेट में होता है। मतलब वो उसको एक सबमिशन में आप लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पोएट्री एक मियर सबमिशन में नहीं हो सकती कि ये फॉर्म है मैं इसको इमिटेट करना शुरू कर दूँ। फॉर्म की इमिटेशन में जो है आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, ना मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, ना इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, ना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो खुद ये जो तहरीक थी इसने अंग्रेजी शायरी में कितने असरअंदाज हुई? मतलब हमारे यहाँ जैसे बिलाल साहब जो मिसाल दे रहे हैं, इन्होंने 2-3 चीज़ों को इससे जोड़ा कि जैसे नसरी नज़्म की बात की इन्होंने, तो हमारे नसरी नज़्म भी जैसे ये हम कह सकते हैं और बहुत सेफली कह सकते हैं कि वो अदब में अभी तक कोई ऐसा गालिब रुझान तो नहीं बन सके हमारे यहाँ, ठीक है? वो एक रुझान है जो अपनी जगह मौजूद है। उसके बारे में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। उसने कोई ऐसा शायर पैदा नहीं किया जैसे आज़ाद नज़म ने, नून राशिद। हाँ,
पैदा कर। मतलब हम उसको यूं कर लेना कि वो कोई गालिब रुझान नहीं बना। हाँ। आज भी उर्दू का कारी जो है या उर्दू के उसकी वजह ये भी है ना कि कमर जमील की ज़्यादा तवज्जो शायरी की तरफ नहीं थी, तनकीद की तरफ। वरना हाँ, आप उसके एक चक्करों में कारी दूर लोगों मॉडर्न ने पढ़ना डांटे जो छोड़ है दिया। देख खैर लेते, लोगों वरना ने आप मेरे ख्याल एक किसी खास सिंध की वजह से तो पढ़ना नहीं छोड़ा। मैं ये कहना कि मतलब शायरी जो है वो तो हमारे यहाँ वो हमारा जहन अभी तक वहाँ है वही अपनी उसमें। अंग्रेजी में भी कोई ऐसा अंग्रेजी में इसका क्या असर हुआ इस पूरी तहरीक? देखिए अंग्रेजी में इसका इम्पैक्ट जितना मैसिव इम्पैक्ट है कि पूरी 20th सेंचुरी का लिटरेचर जो है इस पे बेस करता है, और नॉट जस्ट पोइट्री, इवन उसका जो फिक्शन है, उसका नॉवल जो है, उसकी जो मॉडर्न प्लेज हैं, वो जो है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। मतलब रिलाई क्या करते हैं वो, जैसे वहाँ से जैसे उनको एक वो कुमक हासिल है उसकी, और इमेजिज्म जो है उनकी लाइक उनकी पुष्पनाई करता है, यू कैन से। अच्छा, अगर आज हम बिलाल साहब के जो राय इस पे अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये क्योंकि इसको देख रहे हैं तो हमारा जो मशरकी जहन है हम लोगों के यहाँ, हम उर्दू के अदब से जो जिन लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो फॉर्म से मुतालिक हम लोगों के जहन में ख़ास तरह की फिक्सिटी होती है कहीं ना कहीं। यानी उर्दू का कारी या हमारे यहाँ जो है ना रिवायत से मुतालिक और ख़ास तौर पे फॉर्म्स से मुतालिक और लैंग्वेज से मुतालिक, तो अगर हम इन पे एक ज़ाती सा हमला करने की कोशिश करेंगे, भाई एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो इनका लैंग्वेज से मुतालिक जो इनका सोचने का तरीका है वो बहरहाल वो तो वही इनेट ही होता है ना जो आप जिस तहजीब में लेते हैं। तो क्या आप ये एतराज़ इन पे हम कर सकते हैं? हाँ नहीं, ये कुछ जैसे जो है स्केप्टिक रहते हैं मॉडर्न लिटरेचर को लेके, और उसकी वजह ये है कि ये इनकी कुछ मोरल कन्विक्शंस हैं, मोरल यार्डस्टिक्स हैं इनके, वो जैसे सटाइट नहीं होती मॉडर्न लिटरेचर में। मतलब वो इन्हें डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आती हैं कि फॉर्म भी आप डिस्टॉर्ट कर देंगे और डिसफिगर कर देंगे। और देखिए डिस्टॉर्शन जो है एक इनहेरेंट लाइक सब्सटेंस है लिटरेचर का। डिस्टॉर्ट किए बगैर जो है हम कोई लीप नहीं ले सकते, लाइक लिटरेरी बराबर का ट्रांसेंड। क्रिएट तो करें ना उसके अगेंस्ट जो आप तकरीब कर रहे हैं, तो उसके बराबर की तामीर तो करें तो बात बने ना। देखिए फॉर्म इटसेल्फ खुद को रिक्रिएट नहीं कर सकती जब तक कि उसमें जो है लाइक कॉन्शियसनेस जो है उसमें, लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पूरा जो कोर्स जो है उसमें आप चीज़ों को इनकलकेट नहीं करेंगे जब तक। तो यहाँ फॉर्म हम कह रहे हैं हैत को, यानी कि नज्म है, गज़ल है, उसकी ख़ास तयशुदा हैत है, आप उसकी बात कर रहे हैं या आप लफ्ज़ों की सतह पे कोई बात करना चाह रहे हैं? ये बात मतलब फॉर्म यानी हैत से शुरू होके आहंग, और आहंग से सिंबल, सिंबल से मेटाफर, और सही। मेटाफर से मीनिंग तक जाती। सही जनाब। फॉर्म की बेसिस पे पोप भी पैदा होता है, हमारी उर्दू में फॉर्म की बेसिस पे इकबाल भी पैदा होता है, हमारी उर्दू में फॉर्म की बेसिस से फैज़ भी पैदा होता है। फैज़ ने गो के सिर्फ आज़ाद फॉर्म की नज़्म। बेसिस पे नहीं, मैंने कहा फॉर्म से मीनिंग, हाँ। मीनिंग फॉर्म से आहंग, हाँ। आहंग से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से जो है वो तो अल्यूजन, अल्यूजन से जक्सटापोजिशन, जक्सटापोजिशन से सुपरपोजिशन, और और- सुपरपोजिशन से जो है और वो अलग बात है कि पाउंड को मानने वाले बहुत सारे नक्काद ऐसे होंगे जो फैज़ को दूसरे दर्जे का शायर कहते होंगे, तो उससे फैज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी इस खुद तरह उनकी फैज़ अपनी को बहुत से कलई खुल मानने जाती वाले है। होंगे जो पाउंड को मानते ही नहीं होंगे, हाँ, और बहुत से तो मतलब बहुत सौ में से एक ये क्विंटेसेंस ही हाँ। है। जैसे ये ब्लूम का मैं ये जुमला जो उसने पाउंड, ये ब्लूम की वो है सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री हाँ, जिसमें इसने उसने शेक्सपियर कॉमेडीज पे बात की है हाँ। ना, ट्रेजेडी की तरफ ये क्यों नहीं गया? शेक्सपियरियन अच्छा। ट्रेजेडीज पे इसने कलाम क्यों नहीं किया? मतलब एक क्रीडेंशियल जो है इसका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि भाई तुम सिर्फ कॉमेडी तक महदूद हो। शायरी पे बात कर रहा है, ड्रामे पे बात नहीं कर रहा। उसमें हो सकता है उसको पाउंड फाशिस्ट है, उस पे एतराज हो सकता है। अरे भाई हम पाउंड के यहाँ पे फाशिज्म पे एतराज नहीं कर रहा, वो उसकी इमेजेस पूरे जो है नहीं, मुसोलिनी की बात मैं की, तो तरक्की पसंद मैंने भी छेड़ने के लिए एक बात कर दी। अच्छा, ही कन्वेज एन इमेज ओनली ऑफ हिमसेल्फ। पाउंड के बारे में हेरल्ड ब्लूम फरमा रहे हैं पाउंड के बारे में, he conveys an image only of himself, and the only way to enjoy him is not to seek a fundamental meaning that is not there, but to take his drafts and fragments one by one. ये जो fragmentation है इसको हमने ज़्यादा नहीं छेड़ा। अच्छा जी, but to take his drafts and fragments one by one, shattered crystals, but crystalline nevertheless. He had brought the great ball of crystal of poetic tradition, but it proved too heavy for him to lift. यहाँ मैं बिलाल साहब के एक और समखराशी के लिए महबूब शायर का एक मिसरा पढ़ूंगा। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मीर इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कभी ये तुझ ना तमाशा। अच्छा शेर। तो ये बताइए भाई, अब ये हाँ, देखिए भाई ये आप लोगों ने गुफ्तगू चलानी है, मुझे तो ये भी ठीक लग रहे हैं और आप भी ठीक लग रहे हैं।
इसमें चूंकि फ्रेगमेंटेशन पे बात हुई है, ये भी अपनी क्या क्या कह लें, अपना अनाड़ीपन या अपना तसाहुल छुपाने की ये भी एक फैंसी टर्म है। बिखराव जिसे हम कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक पैराग्राफ में आप ईरान की बात करें, अगली लाइन में आप हैरोल्ड कुरान ब्लूम की ने बात यहाँ पर करें। एक नाइफ से सिसिपस बनने की कोशिश की है। जी क्या कह रहे एक हैं? फ्रेजाइल, जैसे अभी मीर का शेर पढ़ रहे थे, तो हाँ। हैरोल्ड ब्लूम ने भी यहाँ एक नाइफ और फ्रेजाइल सा और इनकार्सिरेटेड सा जो है नहीं, जो सिसिफस तो हो सकता है। चूंकि आपको जोड़ना नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी, तो फिर आप कहते हैं कि देखें जी मौजूदा ज़माने की दुनिया कितनी अच्छा, फ्रेगमेंटेड हो गई है। मॉडर्न आर्ट, मैं हाँ, सिर्फ शायरी की हाँ, बात नहीं कर रहा, मॉडर्न आर्ट ने हाँ। इतने प्रेस्टाइन शेडोज नहीं देखे जितने इजरा पाउंड ने बनाए हैं। क्या बनाए हैं? मतलब मैं आपको एक कैंटो चले का अब फ्रेगमेंट सुनाता हूँ। हाँ सुनाए। Sun to his slumber, shadows over all the ocean. Sun to his slumber, shadows over all the ocean. Came we then to the bounds of deepest water, to Cimmerian lands and peopled cities, covered with close web mist, unpierced ever with glitter of sun rays, nor with stars stretched, nor looking back from heaven. Swarthiest night stretched over wretched men there. क्या है ये इमेजरी? मतलब ये यू कैन से कि उसने ओशन से एक मॉडर्न लाइफ और एक अर्बन जो है कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन को जो है ओशन में जो मौजूद गिरदाब है वो टेक्स है उससे तशबीह दी है। सन टू ए स्लम्बर से वो शुरू हुआ है। सन टू ए स्लम्बर शेडोज ओवर ऑल दी ओशन केम वी देन टू द बाउंड्स ऑफ डीपेस्ट वाटर टू किमेरियन लैंड्स, यानी किमेरियन लैंड्स इन दिस वो ऑब्सक्योर लैंड्स, यानी कि जहाँ पर जो है कोई विविडनेस नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं है। टू किमेरियन लैंड्स इन पीपल सिटीज़, यानी इससे वाज़ेह हो जाता है कि वो एक अर्बन लोकेल की बात कर रहा है, वो जिस जोग्राफिया की बात कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। टू किमेरियन लैंड्स इन पीपल सिटीज़ कवर्ड विद क्लोज वेब मिस्ट। अब ये फ्रेज़ कितना बार इस पर बात तो करें आप। टू कवर्ड विद क्लोज वेब मिस्ट, ये फ्रेज़ कितना नया है, ये इजहार, मतलब ये एक्सप्रेशन कितना नोबल है अपने आप में। ऐसा एक्सप्रेशन मतलब इससे पहले कहाँ नज़र आता है? टू किमेरियन लैंड्स इन पीपल सिटीज़ कवर्ड विद क्लोज वेब मिस्ट अनपियर्स्ड एवर विद ग्लिटर ऑफ सन रेज। मतलब यहाँ स्काई स्क्रैपर्स हैं जहाँ सूरज की शुआएं जो हैं वो ह्यूमन एनाटमी को जो है क्रॉस नहीं करती। टू किमेरियन लैंड्स इन पीपल सिटीज़ कवर्ड विद क्लोज वेब मिस्ट अनपियर्स्ड एवर विद ग्लिटर ऑफ सन रेज नॉर विद स्टार्स स्ट्रेच्ड। और मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है, सितारों का कोई तजर्बा नहीं है मेरे पास, मतलब वो पाउंड कह रहा है। टू किमेरियन लैंड्स एंड पीपल सिटीज कवर्ड विद क्लोज वेब मिस्ट अनपियर्स्ड एवर विद ग्लिटर ऑफ सन रेज नॉर विद स्टार्स स्ट्रेच्ड नॉर लुकिंग बैक फ्रॉम हेवन। Swarthiest night stretched over wretched men there. मतलब इसमें जो है दिन नहीं है, मतलब ये एक मुसलसल जो है लाइक सन डायल ऑफ नाइट है। वो सूरज के स्लम्बर का जो लफ्ज उसने जहाँ सन टू हिज स्लम्बर, Sun to his- मतलब ये सन डायल ऑफ नाइट है। उसने कहा इसमें कोई Sundial मॉर्निंग या of मॉर्न night। नहीं, सन डायल ऑफ नाइट। अब ये मेरा फ्रेज है, सही है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत मिसालें हैं। अच्छा ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है द स्टेशन आप ऑफ चले गए फाशिज्म की तरफ। है। नहीं, वो असल में वो उसका थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, वो ये कह रहे थे कि इनका एतराज़ एजरा पाउंड पे उस नौयत का नहीं है जो तरक्की पसंदों ने किया कि भाई वो उसकी एक नापसंदगी की एक वजह ये भी सरनामा बना दिया क्योंकि वो फाशिस्ट था तो इसलिए वो उसकी शायरी को मुस्तरद करते हैं। बिलाल साहब का कहना ये था कि मेरा इख्तलाफ की वजह इस तरह की कोई तारीखी नौयत नहीं है। नहीं। वो सिर्फ खालिदन शेर के ऊपर उसकी और उसकी शायरी की हवाले से जो उसका हाँ, वो है। इनको जो है उसका जो है क्राफ्ट के पीछे जो है इमेजिज्म खास उसके तौर पोएटिक पे। वर्चूज आपको समझ नहीं आते। बुनियादी एतराज आपका ये है ना कि मुझे जी। पाउंड समझ नहीं आता। हाँ, और जो जितना समझाने की कोशिश की जाती है तो मजीद जो है वो अंदाजा हो जाता है कि बादशाह के ऐसे कपड़े दिखाने की कोशिश हो रही है जो बादशाह ने नहीं पहने। तो फिर और जिसे कहते हैं शद्दोमत से ये नारा लगाने का दिल चाहता है कि बादशाह सलामत। देखिए बड़े किंग चाहे नेकेड हो किंग होता है। हाँ। चलें इस पे इत्तेफाक कर लेते हैं। चलें लेकिन कि एजरा पाउंड जदीद शायरी के आप उसे ऑब्सीन कह सकते हैं, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो किंग नहीं है। अच्छा, एक चीज और ये बताइए आप दोनों हजरात के, चलें एक तो चीज ये हो गया कि आप कहते हैं कि उसका क्राफ्ट का मसला है या उसने जो भी उसने जो कुछ नया करने चाहा वो बहुत शैलो था। तो वो क्या एक्सप्रेस नहीं होता, ये वजह है आपके ख्याल में? क्या वो एक्सप्रेस नहीं होता बल्कि वो नॉनसेंस बन जाता है। भाई नॉनसेंस तो वो चीज होती है ना, यानी कि मतलब अब चले हम शायरी में नॉनसेंस किसी को कहेंगे ये बताएं। देखिए पोएटिक नॉनसेंस जो है वो उस तरह नहीं है कि मैं जो हूँ एक मतलब गिवन स्टेट में जो नॉनसेंस होती है कि मैं क्लास को जो है दीवार कह रहा हूँ, दीवार को जो है आईना कह रहा हूँ, आईने को जो है
पंखा कह रहा हूँ, ये वो नॉनसेंस, वो एक नॉनसेंस है कि गिवननेस में एक नॉनसेंस है। क्रिएटिव नॉनसेंस इससे अक्सर मुख्तलिफ है, और आर्ट जो है वो टिंज ऑफ नॉनसेंसिकलिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। मतलब उसमें जो है नॉनसेंस जो है उसका जितना नॉनसेंस का उसमें जो है लाइक पोर्शन इन्वॉल्व है, मैं नहीं समझता कि सेंसेस में रहकर आप जो है उतना काम कर सकते हैं जितने जो है बल्कि नॉनसेंसिकल हम होना तो पड़ता बहुत है। पहले वहाँ खड़े हुए थे, हमारे यहाँ तो एक आम की हाँ, रवायत थी कि शेर मजलूबियत और जुनून। नहीं, शेर खूब मानी ना दारद की, शेर अच्छा, हाँ, शेर के अंदर तो मानी नहीं होता। मानी भले ना हो लेकिन अच्छा, आपको हाँ, इसमें मानी ना होने का मसला है, आपको इसमें एस्थेटिक का इशू है कि एस्थेटिकली मुझे ये स्टेट भाई, आप तशबीह जो आप देते हैं, मतलब ये क्या तशबीह है कि शाख की पत्तियां, लोगों का मजमा शाख की देखिए पत्तियां इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि वो नॉन हैं। सेंसिकल तो हो सकता है, हाँ इम्पेनेट्रेबल नहीं होना चाहिए। इसको भी थोड़ा बातें हाँ, बताइए। बिलाल भी हाँ, जल्दी से इम्पेनेट्रेबल तो बताइए। इम्पेनेट्रेबल बता, इम्पेनिट्रेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, नाकाबिले नहीं, जज्ब। उसे जो है लाइक नॉन सेंसिकल उसका वर्च्यू है। हाँ ठीक है। मतलब उसका जो है लाइक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट जिस पे आप बात कर रहे थे हाँ, कि नॉन सेंसिकल लिटरेचर में नॉन सेंसिकल क्या नहीं, होता है? नॉन सेंसिकल लिटरेचर भी होता है, एलिस इन द वंडरलैंड पूरा नॉन सेंसिकल नॉवेल है, लेकिन वो नहीं, मैं है। आपके हाँ जवाब में कह रहा हूँ कि हाँ, आपने कहा कि पाउंड नॉन सेंसिकल है इसलिए मुझे समझ नहीं आता। तो आपको सारे जो है सेंसिबल लिटरेचर, नहीं सेन नहीं, लिटरेचर नॉन समझ में सेंसिकल आता से है? मुराद ये है कि भाई आप जो नयापन करने के चक्करों में जो आप तजुर्बे कर रहे हैं, उनसे कोई हुस्न पैदा नहीं हो रहा, बल्कि वो उसको भाई मतलब देखिए, अहमकाना चीज बना रहे। बट चले अब आप कोई फ्रेगमेंट पेश करें हैं जहाँ आप ये कहें कि ये जो है क्या है? ये। स्टेशन ऑफ द मेट्रो हो गई, वो हाँ एक हाँ, आर्केटाइपल, वो अच्छा इडियोग्राम का क्विंटेसेंस ऑफ इडियोग्राम है, वो हो गया, उस पे हम बात ही नहीं कर अच्छा, सकते। एक क्या कहते हैं, उसमें हमारी हाँ मेरे ख्याल नहीं, आप अपना हाँ वो हाँ, जब वॉल्ट तक हम विटमैन के ऊपर एक नज़म है। तो हम ठीक ये है भी जी। है ना कि वो जो इशू मुसलसल है ना कि अच्छा वो अलामतें या ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी अपनी एक तहजीबी तनाजुर में भी तो मानी देती है ना, और उसकी जो असल सेंस होती है जिसको फील करना होता है, मतलब 1911 का मेट्रो स्टेशन हम कैसे उसको वो कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये है कि अगर वो 1911 के मेट्रो स्टेशन को ट्रांसेंड नहीं करता तो वो एक जो है पीरियोडिक आर्ट है, लिमिटेड आर्ट है, और वो शैलो आर्ट है। उसकी प्रोफंडिटी ये है कि वो बाय द टाइम जो है उस अपने टाइम के जो लिमिटेशंस हैं, टाइम के स्कोप को जो है पुश करता चला जाए। जब तक ये मसरूफ है हम तारीफ कर लेते नहीं, तारीफ़ को हैं। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि एतराज़ करें इस। अच्छा, जैसे मतलब एक खूबी तो है, मतलब मैं बिलाल साहब से कहने वाला था कि भाई उसने पेटल्स कहा, उसने फ्लावर्स नहीं कहा, क्योंकि पेटल्स तो नहीं, पहले तो बिखराव अगर आप इसको जो है बिखराव तो है ना पेटल्स में। फोनेटिकली देखें, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, मतलब इसका ये कितनी सोनोरस है बिलाल भाई। आप तो म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के अब आप स्टॉलवार्ट हैं 21st सेंचुरी में। अच्छा, वाह वाह 20th वाह। सेंचुरी में इजरा पाउंड था, हाँ बीच में एक बड़ा गैप आया है। अब ये आप ही के हाँ हाथ में है। हाँ, अच्छा, अभी एक नज़म है, बड़ी मशहूर नज़म है, वॉल्ट विटमैन, अ पैक्ट। I make a pact with you, Walt Whitman. I have detested you long enough. I come to you as a grown child who has had a pig-headed father. I am old enough now to make friends. It was you that broke the new wood. Now is a time for carving. We have one sap and one root. Let there be commerce between us. अब ये मेरी नसर है, मतलब ये आप स्ट्रेट आप जब विटमैन की शायरी भी वैसे तो नसर की तरह होती है, क्या पता उसने विटमैन को उसी उसलूब कॉपी में करने की अच्छा, इसको करने की पहले आपको कोशिश। समझना पड़ेगा जी कि ये मतलब टाइप क्या है, ये सॉर्ट क्या है, ये लॉर्ड क्या है। ये काइंड ऑफ ए प्रोजाइक किस्म का ओड है, मतलब एक नसरी जो है ओड होता है ना, जैसे ओड टू ऑटम है, ओड टू नाइटिंगेल है। तो ये जो है मतलब खराज के तौर पे जो है क्या कहते हैं, पेश वॉल्ट किया। विटमैन को जो है पेश कर रहा है। खराज तहसीन है ये हाँ उसके हाँ, या उसको एक हेलिंग है कि भाई वॉल्ट विटमैन एक शायर था, और हमें मतलब एक रिमेम्बरेंस होती है ना, एक रिवायत है रिमेम्बरेंस की, तो ये वो है। और ये मतलब एक प्रोजाइक है, और प्रोज को जो है आप पोइट्री की मतलब मयार पे नहीं देखा करें। तो ये प्रोज है एक तरह से। हाँ, ये प्रोज है और अच्छा, क्या है। बल्कि जो आप गार्डन अभी कुछ देर पहले आपने मुझे भेजी थी, तो वो भी प्रोजाइक है। लेकिन उसके मीनिंग में आप देखें ना, एक म्यूजिकल कोर्स सा है, मीनिंग में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो तो वो था। अगर आप पढ़ें, हाँ वो आप पढ़ के सुनाएं। मैं निकालता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको पढ़ें। क्यों अच्छा, भाई? अच्छा, इन्होंने कमाल भी किया बिलाल भाई ने कि ये विटमिन को भी पसंद नहीं करते होंगे ना, विटमैन नसरी लगता है मुझे, जब भी पढ़ने की कोशिश की। मतलब उसके बारे में इतनी सख्त राय नहीं है आपके लिए। मतलब उसने चीज़ों को तोड़ा नहीं ना, मतलब उसने ये तो कुछ फॉर्म के तजुर्बात तो किए, लेकिन एटलीस्ट उसके पास कुछ
बोलने के लिए था। यहाँ हाँ, पे उसके में नोवेल्टी है, वो जैसे वो नेकेडनेस का जो सिंबल है उसके यहाँ, और वो नेचर जो है क्योंकि नेकेड होती है और विविड होती है, और नेचर में जो है लाइक पॉल्यूटेड नहीं होती नेचर में, जो है हमें उसको नेचर को जो है बिल्कुल नेचर की तरह रहना चाहिए, और साहिलों पे जो है नेकेड मतलब जाके बैठना, और मतलब वो उसकी थी, मतलब वो एक ज़ाहिर है कि वो अपने आप में जो है एक एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी था, और एक्सेंट्रिसिटी जो है वो एक ख़ास तरह का आर्ट क्रिएट करती है। वो कन्वेंशनल आर्ट से अक्सर मुख्तलिफ होता है। मतलब आप देख लें हमारे यहाँ जो कुछ एक्सेंट्रिक पोएट्स हैं, उनकी इमेजिनेशन या कुछ ऐसी जो है आपको तशबीहात मिलेंगी या कुछ ऐसी इमेजेस मिलेंगी जो एक सेन पोएट के नहीं मिलेगी। मतलब अभी हम कुछ दिन पहले कोई शेर पढ़ रहे थे, किसका शेर था अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे, मैं ये नज़्म निकाल लेता हूँ। हाँ, वो शेर ये था, सितारा वार गुजरती है, नहीं, सितारा वार गुजरती है पहले रात और फिर मेरी फ़ज़ा से नकूशे बाहर जाते हैं। अब ये एबनॉर्मल इमेजिनेशन है कि दस्ते शब ही बनाती है गोरे नादीदा, कि दस्ते शब ही बनाती है गोरे नादीदा, फिर उसमें जिस्म का साया उतार जाते हैं, कि दस्ते शब ही बनाती है गोरे नादीदा, फिर उसमें जिस्म का साया उतार जाते हैं। इस तरह की ये एबनॉर्मल इमेजिनेशन है ना। मतलब ये एबनॉर्मल इमेजिनेशन, ये शेर जो है हमने कोट किया था जावेद साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक्सेंट्रिक इमेजिनेशन है, ये एबनॉर्मल तख़य्युल है, ये एक सेन कंडीशन में रहकर इस तरह की इमेजेस नहीं बनाई जा सकती। अच्छा जी, आप ये क्यों चाह रहे हैं कि मैं पढ़ूं? ये वजह? आपकी यूरिडिशन बहुत अच्छी है, आर्टिकुलेट एंड यूरिड। The garden, Ezra Pound. Like a skein of loose silk blown against a wall, she walks by the railing of a path in Kensington Gardens, and she is dying piecemeal of a sort of emotional anemia. And round about there is a rabble of the filthy, sturdy, unkillable infants of the very poor. They shall inherit the earth. In her is the end of breeding. Her boredom is exquisite and excessive. She would like someone to speak to her, and is almost afraid that I will commit that indiscretion. अच्छी है, लेकिन इसको पढ़ के लग रहा है कि इसका तर्जुमा अगर किया जाए तो नहीं, ये मैंने typical उसकी इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स की जो है मिसाल के तौर पे पेश की थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना, हर बोर्डम इज एक्सक्विजिट एंड एक्सेसिव, मतलब उसने दोनों इमोशंस को, और ये एक तफसीली बात है, मतलब एक नैरेटिव इसका एट्रीब्यूट है इस बात का, मतलब इस मिसरे का, इस वर्ड्स का, उसको कितना प्रिसाइजली उसने जो है एक्सप्रेस किया है कि हर बोर्डम इज एक्सक्विजिट एंड एक्सेसिव। जहाँ वो एडजेक्टिव की बात करता है ना कि ओवर राउट नहीं होना चाहिए एडजेक्टिव को, इट कम्स नेचुरली, ठीक, तो वो नेचुरली आया है, हर बोर्डम इज एक्सक्विजिट एंड एक्सेसिव, लेकिन जो पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है चिल्ड्रन और से ओवर पहले राउट नहीं है। कहाँ पर चिल्ड्रन से पहले जो 3-4 आए हैं, फिल्दी, स्टडी, इन्फेंट्स से पहले जो आए, हाँ, लेकिन वो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। synonyms यहाँ पे तो क्या नहीं होता है कि हाँ, आप एक ही एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसका सिनोनिम दूसरे एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसका सिनोनिम तीसरा, ठीक उससे है, आप मतलब एक जो है सही, बॉग ऑफ स्टुपिडिटीज बना लेते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्शन तो ये नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तो ये होती है कि मिसाल के तौर पे तगय्युर की ज़मीं पर आदमी का तेज रौ पड़ता गया है सूरत मशल्ली आइंदा सालों को, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है ना। एब्स्ट्रैक्शन ये थोड़ी कि आप बॉग ऑफ स्टुपिडिटीज क्रिएट कर लें और उसे कहें ये एब्स्ट्रैक्शन है। मदनी का था, हाँ, मदनी का। तो एब्स्ट्रैक्शन के मतलब एब्स्ट्रैक्शन के भी कुछ वर्चूज़ हैं अपने, वो मदनी साहब के खैर बहुत ज़्यादा हैं। तो जनाब, अब आप लोग किसी बात पे मुत्तफिक भी हुए या नहीं हुए? नहीं, ये तो तय था कि ये नहीं होंगे मुत्तफिक मेरी बात से, देखना ये था कि मैं कितना होता हूँ, तो चलें दोबारा इत्तेफाक अपनी जगह, इख्तिलाफ अपनी जगह। तो ये फिर मजीद कोशिश करेंगे शायरी अपनी देखने जगह है, की, दोस्ती। और नहीं, मेरा ख्याल है कि आज हाँ, हमने कुछ बड़ी बुनियादी सी गुफ्तगू हाँ, की है, और हाँ, वो नज़्म जो है वो नज़्म अब हाँ, आप कौन नज़्म, बिलाल साहब, भाई इजाज़त है आपको? अब जी साहिब जी, सदर की मैं बस इजाजत कहीं ये ना हो कि पाउंड हम का कहें कि आप भी अपना फन दफन कर दें। नहीं, वो पाउंड ने खुद कहा है ना कि हाँ, सैंक्चुरी इन द हिडन सेल बीनीथ, तो वो सैंक्चुरी है जिसको आप टॉम स्टोन कह रहे हैं ना। वाह वाह, अच्छा, देखिए ये है क्या है? ये है वो बात जिसे आप समझ नहीं अच्छा, रहे। चलिए आप समझ गए तो आप पॉडकास्ट खत्म होने के बाद तफसील से समझा दीजिएगा। अच्छा, ये इजाज़त है? हाँ, इजाजत भाई, उनसे इजाजत लें, साहिब सदर से।
नहीं वो देंगे नहीं ना। नहीं दे देंगे आप। अच्छा ये बेसिकली मैं इसको मतलब कुछ बैकग्राउंड तो कोई नहीं, ये पाउंडियन मॉर्निंग फिगर्स हैं, पाउंडियन मॉर्निंग फिगर्स बिलाल भाई, और इस नज़्म का उन्वान है आफ्टर पाउंड। सर्टेन सॉलिटरी postures in mornings I see, certain solitary postures in mornings I see, rubbed by sun and its glee, drowned and bound in tatters and sound, sipping dust and dream, pouring pearls down prickly throats, blood-drenched beam, reddening seashore rage, loosed upon noontide, player and his plight, while licking morsel, drooling parched whispers, while licking morsel, drooling parched whispers, no voice can efface wandering waste in ears, no voice can efface wandering waste in ears, stiff case, अभी allusion है देखिएगा, stiff case neither moves nor stirs, occupant of dust that bounds gust, hemlock in shivering hand sweetens breath, hemlock in shivering hand sweetens breath, some life on crucifix hangs at distance, ये रसन बस तसलीबों से उतारे हुए। वाह 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 वाह। अब आप मदनी को तो नहीं पाउंड के साथ नथी तो करें। भाई आप ये बताइए कि आप कुछ 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 नुकात सुन के कायल हुए नहीं हुए? मैं हाँ कुछ बातें कुछ राय बहस कि सिर्फ इमेजिज्म ही नहीं मिलता, पाउंड के और भी कुछ मिल हाँ। जाता है, तो लिहाजा अगर मुझे इमेजिज्म से इख्तिलाफ है तो कुछ और चीज़ें भी पाउंड के और देखी मेरा जा ख्याल ये सकती कि हैं। हमारे अगर ये बात हुई तो मेरे ख्याल कौन हम जो मुकालमा है, डायलॉग है, उसका नतीजा यही है कि हमारे जो फिक्स इमेज होते हैं किसी भी तसव्वुर या उसके बारे में, कम से कम उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिले कि जिस चीज़ को हम नापसंद करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, कई मरतबा वहाँ पे भी हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमें एक तरह की खुशी दे सकती हैं या हमें उनसे बहुत कुछ सोचने समझने को मिल सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आज के बाद दरख्तों के हाथ खाली नहीं रहेंगे। तो इसके साथ ही हम आज की इस गुफ्तगू को इख्तिताम करते हैं। वो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर जारी कीजिएगा और एक दफ़ा फिर मैं आपको ये वादे करूँ कि इस पूरी डिस्कशन का मकसद सिर्फ एक मुकालमा क्रिएट करना है कि हम चाहते हैं कि गाहे बगाहे हम किसी न किसी तरीके से ये जो अदब और शेर है, और अंग्रेज़ी क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली इतना इस तरह डिस्कस अदब नहीं होता उर्दू में, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आइंदा भी इस तरह की कुछ डिस्कशंस करते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको बेहतर मेज़बान मिलेंगे जो ख़ुद भी अंग्रेजी बेहतर मेहमान भी मिलेंगे। मेहमान तो मैं नहीं, नहीं आप ये बहुत बेहतरीन, ये मेज़बान नहीं, यहाँ पे जो है रेफरी की ज़रूरत थी। हाँ, रेफरी मेज़बान का मामला नहीं था, यहाँ तो- रेफरी की ज़रूरत थी। तो हम अभी मुझसे कई अच्छे लोग मिलेंगे कौनैन साहब को और मैच करने के लिए। हम चाहेंगे कि अगर जो सुनने वाले उनमें से भी कोई अपने अंग्रेजी अदब पर कुछ लोग बात करने का शौक रखते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हम आमतौर पे कहते नहीं है लेकिन ये बस कह रहे हैं कि इसको आप ज़रूर इसकी हौसला अफजाई कर दीजिए क्योंकि इन चीज़ों की हौसला अफजाई हमारा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। आप सबका देखने वालों का बहुत शुक्रिया।